अस्सलाम वालेकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में मैं अली अख्तर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने जो न्यूज़ सेलेक्ट की हैं वो बहुत ही इसेंशियल होने वाली हैं आपके करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसए के दो डोमेन्स हैं जिनमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी न्यूज़ हम आज बताएंगे जो रिलेट भी करके दिखाएंगे। और ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। और आज हमने एक और न्यू मेथड ट्राई किया है, वो ये है कि आज हम डायरेक्टली पिक कर रहे हैं जो न्यूज़ हम आपको डिफाइन करेंगे और जो चीज़ें बताएंगे, और ये तरीका हमारे मुताबिक ज़्यादा इंगेजिंग है। और अगर आप लोगों को पहले जिस तरीके से हम जिस प्रोसीजर से चल रहे थे स्लाइड्स की फॉर्म में, अगर वो चीज़ बेहतर लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इसी तरीके से चलना है तो फिर ये भी आप ज़रूर हमें आगाह करें इस बारे में। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हमारी पहली न्यूज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान यूएस पीस टॉक्स, उसके पर्सपेक्टिव में टेंशन फ्लेयर अप हो गए हैं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बेसिकली हुआ ये था कि फ्राइडे के दिन एक टेंशन इरप्ट हुए जब एक वेसल पे ड्रोन प्रोजेक्टाइल का अटैक हुआ। उसके रिटेलिएशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि ये एक फुलिश मिस्टेक थी जो कि ईरान ने की। उसके रिटेलिएशन में उन्होंने ईरान की पोर्ट्स पे और मिसाइल स्टोरेज सिस्टम पे और बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, जिसकी रिटेलिएशन में फिर ईरान ने बहरीन में यूएस की मिलिट्री एसेट्स पे अटैक किया। और ये एक थोड़ी सी इस वीकेंड पे फ्लेयर अप नजर आई। और इसके बावजूद भी जो वेसल से ईरानियन वेसल को कन्फिस्केट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और 30 जो यूएस ईरानियन सेलर्स थे उनको भी पाकिस्तान के थ्रू ईरानियन एम्बेसी के हैंड ओवर किया गया। लेकिन इससे कोई मेजर अभी तक ये फ्लेयर अप नजर नहीं आई हॉस्टिलिटीज की कि दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक बंद नहीं हुआ। और जो इस तनाजुर में ये चीज थी कि अगर हम देखें तो पीस डील सिर्फ पेपर्स पे साइन नहीं होती, एक आपको उन असूलों के साथ उन की गई सारी जो कमिटमेंट्स है उनके साथ चलना पड़ता है। और ये जाहिर करती है आज की न्यूज के वो कितना फ्रेजाइल है पीस प्रोसेस। और ये जो आपको बताता चलूं कि जो जब से मेमोरेंडम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो उसके बाद ये पहली जो है वायलेशन हुई है सीज फायर की, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईरान अटैकिंग यूएस और यूएस अटैकिंग ईरान। इस पर्सपेक्टिव से एक जो सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज थी उसकी पहली फ्लेयर अप हुई है, और ये एक डेवलपमेंट थी इस पर्सपेक्टिव में। और दूसरी जो है डेवलपमेंट हुई है वो लेबनान में। अब लेबनान में मैं आपको बताता चलूं कि एक ट्राइलेटरल जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल एंड लेबनान, जिसके मुताबिक के यूनाइटेड लेबनान में सीज फायर इंश्योर हुआ था। सीज फायर इंश्योर की कंडीशन ये रखी गई थी उस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में कि लेबनान में जो साउदर्न लेबनान पे इजरायली मिलिट्री का कंट्रोल है 10 किलोमीटर की टेरिटरी पे, वो फेज आउट किया जाएगा, और वो जो सिक्योरिटी जोन है वो लेबनीज आर्मी के हवाले किया जाएगा। और शर्त ये रखी गई थी कि लेबनान डिसआर्म करेगा जो भी मिलिटेंट विंग्स हैं या पर्टिकुलरली हिजबुल्लाह को। अब ये जो शर्त थी, अब जाहिर सी बात है अगर कोई लेबनान के डायनामिक्स को समझता है तो उसे ये जरूर पता होगा कि लेबनान में एक सिविलियन गवर्नमेंट है और एक इन्फ्लुएंस उनका है, और वो एक अथॉरिटी है, और दूसरी अथॉरिटी जो लेबनान में काम करती है वो है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह इन इटसेल्फ कन्फ्रंट कर रही है इसराइल को, और इसराइल उन्हीं को डिसआर्म करना चाहता है। साउदर्न साइड पे उनका ज्यादा कंट्रोल है। लेबनान में जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है वो दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट से, और जो स्पीकर या इस वक्त की जो डायनेमिक्स है उसमें स्पीकर जो नेशनल असेंबली उनकी असेंबली का है वो हिजबुल्लाह से। तो ये एक मिक्स आइडियोलॉजीज की नेशन है जिसमें एक पार्ट जो है वो हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है। और लेबनीज अथॉरिटी ने जो उनको पीस डील में एक एग्रीमेंट में जो इंश्योर कराया था इसराइल को कि डिसआर्म करेंगे हम हिजबुल्लाह को, दैट इज वेरी हाईली इम्पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि वो हिजबुल्लाह एक अपनी अथॉरिटी से रन करता है, और हिजबुल्लाह जो है वो एक हिसाब से कंट्रोल में नहीं है लेबनीज अथॉरिटीज के, लेबनीज गवर्नमेंट के। और
उसके बुनियाद पर फिर जो है ये हुआ कि वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी हॉस्टिलिटीज फ्लेयर अप हुई और दोबारा से जो है सीज फायर की वायलेशन हुई, जो कि कंटिन्यूस होती आ रही है। लेबनीज जो है हिजबुल्लाह के चीफ हैं नईम कासिम, उन्होंने कहा था कि जो है ये डील एक बेबुनियाद डील है, या तो ये एक उस गवर्नमेंट को अक्यूज कर रहे थे कि दैट हैज बीन मतलब उनके लिए एक धोखा है। और उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने एक बात और कही थी, वो जो बात थी वो ये थी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में साइन हुआ है, उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये थी कि टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इंक्लूडिंग लेबनान। तो वही एक एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट का कोई बुनियाद नहीं है और वो इट्स शेमफुल एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर लेबनान। सो इस पर्सपेक्टिव में ये डेवलपमेंट हुई है। ईरानियन फ्रंट पे मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और दूसरी लेबनान में दोबारा से सीज फायर की वायलेशन हुई है। बेसिकली होता ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो वायलेशन हुई है सीज फायर की, उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केट्स पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये वीकेंड पे वायलेशन हुई है और वीकेंड पे जो है ऑयल मार्केट्स क्लोज होती है, उनका रिएक्शन नजर नहीं आता। और मोस्टली पिछले 2 वीक्स में जो ट्रेंड नोट किया गया है कि यूएस और ईरान की जो एक्सचेंज ऑफ हॉस्टिलिटी होती है वो तकरीबन वीकेंड्स पे होती है, और वीकेंड्स का ऑयल मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मूविंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आपका ऐसे आ जाता है और उसमें ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो है क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और वो एरिया में बताता हूं कौन सा, कॉर्पोरेट क्राइम्स इन पर्टिकुलर, उसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब वो कैसे है मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की पहली नेशन बनी जिसने अंडर एज चिल्ड्रंस के लिए सोशल मीडिया बैन लगाया पिछले साल 2025 में। और अब ये हुआ है कि विदाउट बैनिंग सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया में स्टिल जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, अंडर एज यूजर्स हैं, वो कम नहीं हो पा रहे, वो उनका रेशो वही है। सो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने कहा है कि ये जो है इसका जो हम उन्होंने मतलब बर्डन दिया या उसका जो इल्जाम है वो सोशल मीडिया अथॉरिटीज पे दे रहे हैं। वो कौन सी हैं? वो फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपका फाइन डबल कर देंगे, जिसकी अमाउंट वो कह रहे हैं कि $68 मिलियन अगर हम अगर आप लोग अपने कंडक्ट को सही नहीं करते या जो है ऑस्ट्रेलियन लॉज को फॉलो नहीं करते। सो ये जो एक पोटेंशियली ये जो पैरा है ना, ये आप कॉर्पोरेट क्राइम में अगर क्रिमिनोलॉजी में क्वेश्चन आता है, जरूर आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन में से, तो कॉर्पोरेट क्राइम में इसको एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने एक सोशल मीडिया पे बैन लगाया लेकिन कंप्लाई नहीं कर रही बिग टेक कंपनीज या बिग जो जायंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ओनर्स है बिलियनर्स, उन चीज उसको कंप्लाई नहीं करते। आपको पता होगा कि इस सक्सेस स्टोरी को सोशल मीडिया वाली बैन जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है उसको फॉलो किया है बहुत सारी कंट्रीज ने, और कुछ तो डायरेक्टली फॉलो कर रही हैं, कुछ उससे इंस्पायर हो रही हैं, और इसकी सक्सेस को देखकर हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज में भी ये चेंज आए। सो इस पर्सपेक्टिव में ये चीज आप पर्टिकुलरली जो उनकी कंप्लायंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं कर रहे, उसको आप कॉर्पोरेट क्राइम्स में एज ए केस स्टडी कोट कर सकते हैं। और दूसरी जो ये सोशल मीडिया बैन वाली न्यूज थी 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद इंडोनेशिया ने भी फॉलो किया है, एक और कंट्री है न्यूजीलैंड ने भी फॉलो किया है। तो ये केस स्टडी लिख सकते हैं आप सोशल मीडिया में कि किस तरीके से जो है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इज लीडिंग नेशंस टू बैन सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रन। और ये एक केस स्टडी इस पर्सपेक्टिव में भी है, और ये आज की न्यूज थी डॉन न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुई। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो रिटर्न ऑफ इरा ऑफ रीआर्मामेंट वो कैसे हुआ है। जर्मनी ने सिग्नल किया है कि वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को रिवाइव कर सकती है दोबारा। जर्मनी, आपको पता है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब नेटो फॉर्म हुई तो अमेरिका
इंक्रीजिंगली बिकेन द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ होल यूरोप। और जो उसके बाद जब यूएसएसआर का फॉल हुआ तो उसके बाद भी अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा। लेकिन रिसेंट पास्ट में एक ट्रेंड नोट हुआ है, वो ये था कि आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट तो यूरोप में एक तशवीश पाई गई है कि अमेरिका रिलायबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कुछ न्यूज में आपसे साथ डिस्कस किया, ये न्यूज आपको किस पर्सपेक्टिव में कोट कर सकते हैं, या ये न्यूज आपको कौन से सेक्शंस में सीएसएस में काम आ सकती है? आई कैन नेम ऑल। आप इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, रिलेशंस में, रीआर्मामेंट, इसमें कोट कर सकते हैं। आप आर्म्स प्रोलिफरेशन में कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से नेशंस जो हिस्टोरिकली पीसफुल रही, जिन्होंने मिलिट्री माइट अबंडन की और वो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में आ गई, उनको भी बैक होना पड़ रहा है मिलिटराइजेशन की तरफ। आर्म्स प्रोलिफरेशन के पर्सपेक्टिव में ये कोट हो सकती है। और यूरोपियन हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट जिनका भी सब्जेक्ट है उन्हें ये पता है कि यूरोप में आप एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट है बिटवीन दीज थ्री नेशंस, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। ये तीन नेशंस ने हमेशा जो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी थी या बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अंडर एक दूसरे पे मिसट्रस्ट रखा है। वर्ल्ड वार 2 एंड हुई, वर्ल्ड वार 1 एंड हुई जब, तो उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि वो अपनी मिलिट्री या आर्म्स प्रोलिफरेशन नहीं कर सकते। उसके बाद हिटलर ने की और वर्ल्ड वार 2 हुई, तो इनका एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी ये न्यूज कोट हो सकती है कि इट कैन रीइग्नाइट सॉर्ट ऑफ इट कैन रीइग्नाइट मिसट्रस्ट बिटवीन यूरोपियन नेशंस। अब ये न्यूज इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट थी। अब इस न्यूज में जो चीज थी वो एक तो यही थी कि अपना यूएस जो है वो अनरिलायबल है, और दूसरा रशियन थ्रेट को वो परसीव कर रहे हैं कि रशियन जो थ्रेट है यूक्रेन के बाद यूरोपियन नेशंस में ये एक एंजाइटी है कि रशिया कैन टारगेट देम आफ्टर यूक्रेन, और वो उनको एग्जिस्टेंशियल एक एनिमी मानते हैं। और अभी तक जो इस पर्सपेक्टिव में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नेटो में जो शर्त रखी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने के नेटो कंट्रीज अपने जो डिफेंस बजट है उसको 2.5% जो है मिलिट्री स्पेंडिंग्स पे खर्च करेंगे और 2.5% मिलिट्री डिफेंस बजट इंक्रीज करेंगे। और ये इस पर्सपेक्टिव में भी जर्मनी वाहिद नेशन है जो कि 2% इस वक्त 2% के थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है। सो ये एक न्यूज थी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव्स बताए उनमें, और रीआर्मामेंट में भी आप इसको ऐसे में, अगर वॉर पे कोई ऐसे आ जाए या आर्म्स प्रोलिफरेशन पे, उसमें भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन पे अगर आपका कोई ऐसे आए और एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आए, तो एक बहुत दो कंट्रास्टिंग न्यूज आज पब्लिश हुई हैं। पहली न्यूज तो थी एक अचीवमेंट की, पाकिस्तान के लिए बहुत अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल है एक हैदराबाद में जो कि दुनिया की 10 वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 में सिलेक्ट हुआ है। टॉप 10 स्कूल्स में कैटेगरीज में, और हजारों स्कूल्स ने अप्लाई किया था। उसमें जो T4 एक एजुकेशन एक प्राइज, मतलब T4 एक सिस्टम है जिसके तहत वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, जिसमें उन्होंने कम्युनिटी कोलैबोरेशन, एनवायरमेंटल एक्शन और इनोवेशन, इन चीजों को देखा। और इन चीजों को देखने के बाद जो है वो हैदराबाद का स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल टंडो मीर गुलाम हुसैन, उसको प्राइज किया और उसको टॉप 10 स्कूल्स में फाइनलिस्ट में सिलेक्ट किया। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और ये गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल का इतना परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन है, एक ये अचीवमेंट है। लेकिन उसी के साथ एक और
न्यूज पब्लिश हुई थी वो ये थी कि एक सेमिनरी स्टूडेंट जो है वो ड्यू टू टॉर्चर उसकी डेथ हो गई। एक लाहौर के कंटोनमेंट में एक सेमिनरी थी जिसमें स्टूडेंट का जो नाम था वो था अली हैदर। उसे टॉर्चर किया गया। बेसिकली वो भावल नगर से था, उनके पेरेंट्स आए उसे लेके गए और एक हफ्ते तक उन्होंने किसी को नहीं बताया और वो वुंड्स को जो है ना सहते हुए उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये आया है कि ही वाज टॉर्चर्ड, और उस सिलसिले में उन्होंने जो है सेमिनरी जो हेड था उन्हें भी उस पे मुकदमा दर्ज किया है। सो ये दो कंट्रास्टिंग न्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप फॉर सपोज कोई एक अपनी टॉपिक को स्टार्ट करें तो ये दो न्यूज को कोट करते हुए ये लिख सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और इसी दिन हमने ये देखा कि एक मदरसा में या एक सेमिनरी में एक बच्चे के साथ एक बच्चे को टॉर्चर किया गया और टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई। सो दीज आर द केसेस। और ये न्यूज आप क्रिमिनोलॉजी में भी जरूर कोट कर सकते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्राइम, ये एक पर्सपेक्टिव होता है कि किस तरीके से क्राइम जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है किसी मुआशरे में। कि हमारे गवर्नमेंट, ये सिर्फ सेमिनरीज का हाल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है कि बच्चों को मारने से शायद उनकी जो है वो कंफर्मिटी आती है उनमें और वो रिजल्ट्स देते हैं या वो जो है एजुकेशन की तरफ ज्यादा टिल्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ओल्ड मतलब एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है और इससे लर्निंग के प्रोस्पेक्ट्स कभी भी बेहतर नहीं होते। इससे हमेशा जो है रिबेलियस क्रिएट होता है और बच्चों पे जो है ये एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्राइम, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्राइम। दिस अली हैदर केस स्टडी you can quote. Okay, moving forward, आज आगे जो बढ़ेंगे, आज डॉन न्यूज़पेपर में मोहम्मद आमिर राना साहब जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनके ओपिनियंस जो है, उनका ओपिनियन जब भी पब्लिश होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी लेंस से। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, ऐसे में कहीं पर भी कुछ कोट करना चाह रहे हैं, देखते हैं, और उसमें अगर आपको जो अमंग फ्यू रिनॉन्ड एनालिस्ट हैं उनमें मोहम्मद आमिर राना साहब का शुमार होता है। उनका आज ड्रीमिंग ऑफ कनेक्टिविटी एक ओपिनियन आया। उसमें उन्होंने डिस्कशन की कि गवादर पाकिस्तान हमेशा जब भी अपनी फ्यूचर में रिवाइटलाइज करने का ख्वाब देखता है, ये देखता है कि पाकिस्तान कैसे एक बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो उसमें गवादर की पिक्चर सबसे पहले आते हैं। ऑब्वियसली इट वाज अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिसमें उन्होंने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं था, वो पाकिस्तान की कहते हैं कि डेस्टिनी चेंजिंग जो है वो एक प्रोजेक्ट था। लेकिन उस पर्सपेक्टिव में वो कह रहा था कि ईरान के साथ जो है ना उसको कनेक्ट कर रहा था कि किस तरीके से हमने इस वॉर में जो है ईरान को ट्रांजिट ट्रेड रूट प्रोवाइड किया। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक हुआ और ईरान का भी डैमेज हो रहा था, ऑब्वियसली ईरान वाज जो काउंटर ब्लॉकेड यूएस ने लगाया था ईरानियन पोर्ट्स पे, इट वाज कॉस्टिंग अराउंड $600 मिलियन ऑफ डैमेज टू ईरान इन अ डे, और $500 मिलियन। और वो इस चीज को कहते हैं कि पाकिस्तान की ईरान के साथ जो कनेक्टिविटी का ड्रीम है या इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, वो बहुत सारे जो है ना स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस है, हमें वो देखनी पड़ेंगी। वो स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज जरूर याद रखनी। उसमें जो वो पहली स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन कोट करता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे? अफगानिस्तान ऐसे है कि अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज, उनको सेंचुरी प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान, गवादर बलूचिस्तान में और जो केपीके के एरियाज में, वो घटते जा रहे हैं। तो हमें ये एक फर्स्ट है। और दूसरी वो जो कोट करते हैं वो करते हैं कि प्रॉक्सीज, बलोच इंसर्जेंसी, या इसको आप कह सकते हैं कि इंडियन प्रॉक्सीज इन बलूचिस्तान।
अब ये भी एक हेडेक है पाकिस्तान के लिए इन अ सेंस के वो अपने स्ट्रेटेजिक जो है कंसिडरेशन पाकिस्तान के लिए है, अगर वो ईरान के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहा है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, डिफाइन कर दिया। तीसरी जो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन को कोट करते हैं, वो कहते हैं कि लॉन्ग डिलेड। तो ये थर्ड जो है वो उसमें वो जो डिस्कशन है कि लॉन्ग डिलेड जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब इसमें वो कहते हैं कि वो आर्टिकल में इसी चीज का जिक्र कर रहा होता है कि हमारे यहाँ पावर सर्कल्स में या हमारे यहाँ ये डिस्कशन होती है कि जो है ना, मतलब डे ड्रीमिंग टाइप की, कि आप सोचते बड़ा हैं कि ड्रीम करते हैं कि ये चीज हो जाए और ये चीज हो जाए, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन नहीं देखते या ग्राउंड रियलिटीज को अपने पर्सपेक्टिव में नहीं लेते। आप चीजों को सिर्फ एक ड्रीम की शेप में देखते हैं और उसकी जो है रियल टाइम इम्प्लीकेशंस क्या, हिंड्रेंसेस हैं और किस तरीके से ये अचीव होगी, ये गोल किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, इन चीजों को हम कम कंसिडर करते हैं। उसी पर्सपेक्टिव में एक और चीज भी वो करते हैं। उड़ान पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है। पाकिस्तान ने ये कमिट किया है कि वो 2035 तक जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और 2047 तक दे आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ हायर इनकम कंट्री। और इसी जो है उड़ान पाकिस्तान इनिशिएटिव में वो ये भी कहते हैं कि 3 रूट्स टू द वर्ल्ड एक इनिशिएटिव है, जिसमें जो पहला है वो है द ब्लू गोल्ड कॉरिडोर, जो कि लिंक करेगा गवादर और सेंट्रल एशिया को, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। उसमें जो अफगानिस्तान हो ताशकंद, इसमें जो लैंड एरियाज आएंगे वो चागाई, बलूचिस्तान, फिर हेरात, फिर ताशकंद, और ये शॉर्टेस्ट रूट होगा रीजन में। और उसके अलावा जो दूसरा कनेक्टिविटी का ड्रीम है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, उड़ान पाकिस्तान के हिसाब से, कि वो गवादर टू मशहद जो है ईरान के थ्रू, और ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने जो है वो एक लीस्ट ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान के थ्रू, और ये एक्सपेंसिव भी कम होगा। और तीसरा जो है सीपैक, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस्लामाबाद से पास होता हुआ। अब ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं तो बहुत ही ऑन पेपर तो दीज आर वेरी मतलब ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स हैं, और उनमें हम देखते भी हैं कि हमारी जो है फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में वही मेन बात जो राइटर कर रहा है वो यही कर रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है प्लान को जो है ना एग्जीक्यूट करना, दैट इज समथिंग एल्स, एंड प्लान को सोचना है, उसके बारे में ड्रीम करना इज समथिंग एल्स। हमारे हमेशा इस चीज का गैप माना जाता है। सो ये और सारी डिस्कशन इसी पर्सपेक्टिव में थी। इस पूरे आर्टिकल में आप इसको एज ए ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस बताई थी वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये जो इस आर्टिकल में डिस्कशन थी जो बाद में मैंने आपको बताई उड़ान पाकिस्तान से रिलेटेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक आर्टिकल आया था जिसको मैंने डिफाइन किया। और दूसरा आज की जो सबसे बेहतरीन, मतलब मुझे जो जिस पर्सपेक्टिव से लगा, एक आर्टिकल जो डॉन में ईओएस आता है, इसके में स्मोकर्स कॉर्नर में नदीम फारूक पराचा का है। उसमें वो विक्टिमहुड नेशनलिज्म को कहते हैं। विक्टिमहुड नेशनलिज्म जो है ना एज अ टॉपिक, आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार 10 मार्क्स का नोट आता है, कभी कभी कंप्लीट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस में जान आती है रियल टाइम एग्जांपल से। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स और जिनसे भी पूछा है, वो कभी भी आपको रटी रटाई डेफिनेशंस नहीं लिखते, वो हमेशा इस चीजों को रिलेवेंट करते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। और इसी पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे सोर्सेज को कंटिन्यूसली पढ़ना और उनको होल व्यू से देखना और सारी चीजों को कंसीडर करना कि हमारी कौन सी चीज किस काम में आ सकती है, तो वो जरूरी है। अब विक्टिमहुड नेशनलिज्म पे जो आर्टिकल है आपके, इसमें 2-3 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि मैं इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करूंगा, जो आपको जब भी आप नेशनलिज्म पे क्वेश्चन टाइम करेंगे तो आपको वो जरूर कोट करनी चाहिए। विक्टिमहुड नेशनलिज्म की बेसिकली वो डेफिनेशन यही बताते हैं कि स्टेट के जो है कुछ बहुत सारी नेशनलिज्म जो है ना वो 2 टाइप की होगी, मतलब 2 टाइप से अभी जो है वो पोर्ट्रे हो रही दुनिया में। एक रेयरेस्ट जो फॉर्म वो बताता है वो कहते हैं अचीवमेंट बेस्ड नेशनलिज्म। अचीवमेंट बेस्ड नेशनलिज्म ये कहती है कि आपकी कंट्री ने कुछ ऐसा ग्लोबली अचीव किया हो, आपकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस हो कि जिसकी मतलब वो जो है जिसकी जो पूरी दुनिया जिसे प्रेज कर रही है, और उसके बेसिस पे आप अपनी नेशन को
मतलब ये चीज जो है एज अ केस देते हैं और उन्हें अपनी नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरी विक्टिमहुड नेशनलिज्म, विक्टिमहुड नेशनलिज्म जो वो कहता है ना स्टेट सच एज इंडिया एंड, अब विक्टिमहुड नेशनलिज्म क्या होती है कि स्टेट्स अपने कुछ पुराने ट्रामास को या कुछ ऐसी इनजस्टिसेस जो उनके साथ पास्ट में हुई होती हैं वो बार बार उसी नेशनलिज्म को या उन ट्रामास को पॉलिटिकल जो एलिट सर्कल होते हैं वो अपनी नेशन में एक्सेल करते हैं और उसके बेसिस पे जो है ना अपना एक आइडियोलॉजी भी ड्राइव करते हैं और उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। अब वो विक्टिमहुड नेशनलिज्म में सबसे बड़ी एग्जांपल जो देता है वो दो कंट्रीज की आज के दौर में, एक इजराइल जो कि अपनी विक्टिमहुड ड्राइव करता है होलोकॉस्ट से। होलोकॉस्ट एक बेसिकली वर्ल्ड वार 2 में जो जूस की परसिक्यूशन हुई थी जर्मनी में, जिसमें मिलियंस ऑफ जूस वर किल्ड इन होलोकॉस्ट एंड इन कंसंट्रेशन कैंप्स एंड इट वाज अ डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड। अब वो होलोकॉस्ट से ड्राइव करता है। तो आज भी आप इजराइल से कोई भी क्वेश्चन पूछें, कुछ भी करें, उनकी पॉलिसीज जो पैलेस्टीनियन के खिलाफ उनकी पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने गजा वार में इतना ऑनस्लॉटर किया, इनोसेंट पीपल वर किल्ड, डाइड एंड इजराइल इज बीइंग लेबल्ड एज जेनोसाइडल रिजीम। आप उनसे क्वेश्चन करें तो वो हर चीज को डिराइव करेंगे, उस चीज पे ले जाएंगे कि यू आर एंटी सेमाइट और हम विक्टिम है पास्ट के और एवरीवन इज जो है एवरीवन इज अगेंस्ट अस एंड वी आर विक्टिम्स एंड ऑल दोज थिंग्स। और वही दूसरी नेशन जो है वो जो इस पॉलिसी को परसू कर रही है वो इंडिया का जिक्र करता है। अब इंडिया का जिक्र कैसे करता है? इंडिया ने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त इंटरनलाइज कर दी अपनी मेमोरी में, पर्टिकुलरली अंडर मोदी। अब वो कौन सी है? एक तो मुस्लिम रूल, 500 years मुस्लिम हैव रूल्ड इंडिया, और वो इंडिया ने इस चीज को मतलब मोदी गवर्नमेंट ने आप उनकी पॉलिसीज देखें या उनकी जो है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है बेसिकली इंस्पायर्ड इसी बात से है कि वो मुस्लिम्स हैव रूल्ड अस एंड दे हैव अ सेपरेट नेशन ऑन देयर नेम, सो व्हाई इंडिया कांट बी अ हिंदुत्व नेशन, और उस पे वो ड्राइव करते हैं और वो यही चीज भेजते हैं और यही चीज अपने पॉलिटिकल रेटरिक में शो करते हैं। वो ये चीज करते हैं कि we have always remained victim and Muslims have always remained cruel on us, और उनकी जो बेसिकली बाबर हो, मुगल इरा हो, उसमें वो औरंगजेब को या जो है टारगेट करते हैं कि दे आर द कल्प्रिट्स ऑफ आवर प्रेजेंट। सो अपने प्रेजेंट का जिम्मेदार भी पास्ट में किसी को ठहराते हैं। अब विक्टिमहुड नेशनलिज्म की प्रॉब्लम ये है, जैसे वो डिफाइन करता है अपने आर्टिकल में, जब भी आप नेशनलिज्म पे क्वेश्चन करें या किसी भी उसमें, तो ये वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना ग्लोबली फेड होती जा रही है। कि बहुत सारी नेशन, अब साउथ कोरिया की वो एग्जांपल देता है कि वो उसने अपनी नेशनलिज्म 1950 जापानीज इन्वेजन ऑफ कोरिया उससे ड्राइव नहीं किया, वहां पर जो एट्रोसिटीज हुई, उन्होंने अपनी नेशनलिज्म पोस्ट 1950 डेवलपमेंट पे की, प्रोग्रेस पे की, और आज कोरिया की नेशनलिज्म बनिस्बत दूसरी कंट्री से ज्यादा स्ट्रेंथन है, पीपल आर मोर स्ट्रेंथन। और इसका यही है कि आपका थ्रू आउट टाइम ग्लोबली आपसे सपोर्ट जो आपकी आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट होती है वो भी फेड होती जाती है। पीपल क्वेश्चन योर रेटरिक, और इंडिया में भी हमने ये ट्रेंड देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उनकी उसको। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है इस वक्त, जो पाकिस्तान रीबिल्ड कर रहा है अपनी नेशनलिज्म को, अब पाकिस्तान भी अचीवमेंट बेस्ड नेशनलिज्म, और अचीवमेंट कौन सी? पाकिस्तान ने अपना जो गोल है या जो अभी रिसेंट पास्ट में जो ट्रेंड है पाकिस्तान में ये देखा गया है कि पाकिस्तान अब अचीवमेंट बेस्ड नेशनलिज्म है पाकिस्तान में। वो कौन सी है? पहली अचीवमेंट जो मई 2025 में एस्केलेशन हुई या वॉर हुई, एक ब्रीफ वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान क्लियरली वॉन द वॉर अगेंस्ट इंडिया, और इन जो टेंशंस में पाकिस्तान हैड द सुपीरियर हैंड, दे शॉट डाउन 6 to 8 इंडियन एयरफोर्स जेट्स, और उसके अलावा जो है वॉर जिस कंडीशन और जिस सिचुएशन में एंड हुई वो भी पाकिस्तान को अपर एंड दे रहा था।
और ये पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुई थी वॉर के पाकिस्तान डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल कंट्री एंड हैविंग टेक्नोलॉजिकली भी और हर हिसाब से भी वो एक स्मॉल कंट्री थी, लेकिन उसने फिर भी अपने इतने बड़े बिग एडवर्सरी को रिटेलिएट किया। दूसरी जो पाकिस्तान अचीवमेंट इस वक्त नोट कर रहा है, तो जो एक पाकिस्तान ने जिसका क्रेडिट ले रहा है पाकिस्तान, वो अचीवमेंट है यूएस ईरान पीस टॉक्स की। अब कैसे पाकिस्तान यूएस ईरान पीस टॉक्स का क्रेडिट ले रहा है? पाकिस्तान एक मिडिल कंट्री है। अगर ग्लोबल पावर डायनामिक्स से देखा जाए तो मिडिल पावर है पाकिस्तान, और मिडिल पावर होकर उसने दुनिया की दो बड़ी ताकतों का जो कि वॉर थी उसे मीडिएट किया, फैसिलिटेट भी किया, मीडिएट भी किया। और पाकिस्तान ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है अपने रोल की वजह से, अलॉन्ग विद कतर एंड ऑल दोज कंट्रीज। और पाकिस्तान को दोनों पार्टीज जो हैं या दोनों जो फरीकैन हैं जंग में, वो इस बात पे प्रेज कर रहे हैं और पाकिस्तान का रोल स्ट्रेंथन हो जा रहा है। तो नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से ये दो चीजें पाकिस्तान ने अचीव की हैं, और ये आर्टिकल बेसिकली इन्हीं कुछ चंद चीजों की डिस्कशन इसमें शामिल थी, और इन्हीं चंद चीजों की वजह से जो है किस तरीके से नेशनलिज्म फॉर्म होती है। आपने ये जरूर दो जो है फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, एक विक्टमहुड, ठीक है, और दूसरी जो नेशनलिज्म है वो है अचीवमेंट बेस्ड। इनका जरूर आपने नेशनलिज्म के टॉपिक्स में डिस्कस करना है, और एग्जांपल्स भी मैंने आपको दोनों की समझा दी। सो दिस वाज द टोटल डिस्कशन ऑफ टुडे। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को टच किया, और हमने कुछ ऐसी केस स्टडीज भी डिस्कस की जो कि आपके ऐसे में हेल्पफुल हो, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एजुकेशन, और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी सिखाई। और जो हमने नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आपको अगर आप इस चीज से सेटिस्फाई हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अगर आपको जो प्रीवियस मेथड है हमारा स्लाइड्स के थ्रू, अगर वो पसंद आ रहा है तो उसके लिए भी हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।